उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता चैप्टर नंबर 12। टॉपिक है भू राजस्व का संग्रह। धारा 163 भू राजस्व प्रथम प्रभार होगा। पहला है किसी जोत का निर्धारित भू राजस्व ऐसी जोत पर और उस पर स्थित वृक्षों या भवनों या उसके लगान लाभ या उपज पर भी प्रथम प्रभार होगा। दूसरा, भू राजस्व के बकाये की तरह वसूली की जाने योग्य किसी अन्य धनराशि के संबंध में राज्य सरकार के दावे को किसी भूमि पर उसको धारण करने वाले के विरुद्ध समस्त अप्रतिभूत दावों पर वरीयता दी जाएगी। धारा 164 भूमिधर संयुक्त रूप से और अलग अलग उत्तरदायी होंगे। किसी जोत के समस्त सहभूमिधर उस पर तत्समय निर्धारित भू राजस्व के भुगतान के लिए राज्य सरकार के प्रति संयुक्त रूप से और अलग अलग उत्तरदायी होंगे और ऐसे भूमिधरों के हित के चाहे न्यायगमन द्वारा या अन्य प्रकार से उत्तराधिकारी समस्त व्यक्ति ऐसी भूमि के संबंध में देय भू राजस्व के समस्त बकायों के लिए उत्तरदायी होंगे। धारा 165 भू राजस्व का देय होना और भुगतान किया जाना। किसी कृषि वर्ष के लिए उद्ग्रहणीय भू राजस्व उस वर्ष के प्रथम दिनांक को देय हो जाएगा और उसका ऐसे समय पर ऐसी किस्तों में ऐसे व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर और ऐसी रीत से जैसा विहित किया जाए भुगतान किया जाएगा। धारा 166 भू राजस्व के संग्रह के लिए प्रबंध। राज्य सरकार भू राजस्व के संग्रह के लिए ऐसा प्रबंध कर सकती है और ऐसा अभिकरण नियोजित कर सकती है जैसा वह उचित समझे। धारा 167 व्यतिक्रमी कोई भू राजस्व जो देय हो और जिसका भुगतान धारा 165 में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व न किया गया हो उसी दिनांक से बकाया हो जाता है और उसके भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति व्यतिक्रमी हो जाएंगे। धारा 168 प्रमाणित लेखा बकाया का साक्ष्य होगा। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए तहसीलदार द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण भू राजस्व के बकाया होने उसकी धनराशि और ऐसे व्यक्ति का जो व्यतिक्रमी हो का निश्चायक प्रमाण होगा। धारा 169 मांग पत्र। जैसे ही भू राजस्व की बकाया देय हो जाए वैसे ही तहसीलदार व्यतिक्रमी के विरुद्ध मांग पत्र जारी कर सकता है जिसमें उससे ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाएगा उपस्थित होने या धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाएगी। धारा 170 बकाये की वसूली हेतु प्रक्रिया। पहली, मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समय के अंदर भुगतान न किए गए भू राजस्व की बकाया निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से वसूल की जा सकती है, अर्थात व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी या उसे निरुद्ध करके, उसकी जंगम संपत्ति जिसमें कृषि उपज भी शामिल है कुर्की और विक्रय करके, व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते या लॉकर की कुर्की करके, ऐसी भूमि जिसके संबंध में बकाया देय हो कुर्की करके, ऐसी भूमि को
जिसके संबंध में बकाया देय हो पट्टे पर देकर या उसकी बिक्री करके। व्यतिक्रमी की किसी अन्य स्थावर संपत्ति की कुर्की करके या बिक्री करके। व्यतिक्रमी की किसी स्थावर या जंगम संपत्ति का रिसीवर की नियुक्ति करके। स्पष्टीकरण। शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि एतत्पूर्व उल्लिखित दो या अधिक आदेशिका साथ साथ या एक के बाद एक प्रयुक्त और प्रवर्तित किए जा सकते हैं। भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य कोई धनराशि किंतु जो किसी विशिष्ट भूमि के संबंध में देय न हो, इस धारा के अधीन व्यतिक्रमी की किसी स्थावर संपत्ति जिसमें उसकी कोई जोत भी शामिल है, जिसका वह भूमिधर है, से आदेशिका द्वारा वसूल किया जा सकता है। धारा 171 गिरफ्तारी और निरोध। पहला, कोई भी व्यक्ति जिसने भू राजस्व की बकाया का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया हो गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे तहसील की हवालात में, और यदि तहसील में कोई हवालात न हो तो ऐसे अन्य स्थान पर जिसे विहित किया जाए 15 दिन से अनधिक अवधि तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है, जब तक कि बकाया का उससे पहले ही भुगतान न कर दिया जाए। दूसरा, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी भू राजस्व के बकाये के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा, जहां और जब तक के लिए ऐसा व्यक्ति स्त्री या अवयस्क हो या 65 वर्ष या उससे अधिक का वरिष्ठ नागरिक हो या धारा 95(1) का में यथा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति हो, संघ के सशस्त्र बल का हो, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 133, 135, 135 का के अधीन छूट प्राप्त हो। तीसरा, इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि गिरफ्तारी वारंट जारीकर्ता अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण न हो कि निरुद्धि की प्रक्रिया बकाये की पूर्ण सारभूत अंश के भुगतान के लिए बाध्य करेगा। चौथा, गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला अधिकारी ऐसे वारंट का समापहरण कर सकता है यदि व्यतिक्रमी व्यक्ति संपूर्ण बकाया या उसके सारभूत अंश का भुगतान कर देता है या भुगतान करने का वचन देता है और उसके लिए पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत करता है। पांचवा, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यतिक्रमी को तभी गिरफ्तार किया जाएगा जब वसूली के लिए ईप्सित धनराशि 50,000 रुपये से अधिक हो। धारा 172 जंगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री। पहला, उप जिलाधिकारी व्यतिक्रमी की जंगम संपत्ति की जिसमें कृषि उपज भी सम्मिलित है कुर्की और बिक्री कर सकता है। दूसरा, निम्नलिखित संपत्ति उपधारा 1 के अधीन कुर्की और उपधारा 5 के अधीन बिक्री से मुक्त होगी। का व्यतिक्रमी उसकी पत्नी और उसके बच्चों के आवश्यक परिधान, रसोई के बर्तन, पलंग और बिस्तर और ऐसे व्यक्तिगत आभूषण जिनका धार्मिक प्रथा के अनुसार किसी महिला द्वारा त्याग नहीं किया जा सकता। ग्रामीण शिल्पी के औजारों, यदि व्यतिक्रमी कृषक हो तो उसके खेती के उपकरण
और ऐसे पशु और बीज जो कुर्की अधिकारी की राय में उसी रूप में उसके जीविकोपार्जन कर सकने के लिए आवश्यक हो। धार्मिक उपासना के उपयोग के लिए अनन्य रूप से अलग रखी गई वस्तुएं। स्पष्टीकरण 1। इस उपधारा के प्रयोजनार्थ पद कृषक का तात्पर्य ऐसे उस व्यक्ति से है जो स्वयं भूमि पर खेती करता है और जो अपनी जीविका के लिए मुख्यतया कृषि भूमि से होने वाली आय पर निर्भर रहता है। स्पष्टीकरण 2। स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह स्वयं भूमि पर खेती करता है यदि वह स्वयं अपने श्रम से, अपने कुटुंब के किसी सदस्य के श्रम से या नकद या वस्तु रूप में या दोनों प्रकार से देय मजदूरी पर सेवकों या श्रमिकों द्वारा भूमि पर खेती करता है। जहाँ कोई जंगम संपत्ति वास्तविक अभिग्रहण द्वारा कुर्क की जाए और व्यतिक्रमी कुर्क अधिकारी को ऐसी प्रतिभूति दे जिससे उसका समाधान हो जाए, वहाँ इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति व्यतिक्रमी की अभिरक्षा में छोड़ दी जाए। यदि कुर्की के समय व्यतिक्रमी उपलब्ध न हो या यदि उपलब्ध हो किंतु कुर्क अधिकारी को ऐसी प्रतिभूति देने में विफल हो जिससे उसका समाधान हो जाए, तो कुर्क की गई संपत्ति किसी ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति की अभिरक्षा में छोड़ी जा सकती है जो उसकी अभिरक्षा का भार लेने को इच्छुक हो, परंतु पशुधन की स्थिति में उसे निकटतम काजी हाउस में ले जाया जा सकता है। यदि ना हो तो व्यतिक्रमी ऐसी प्रतिभूति देता है और न कोई उत्तरदायी व्यक्ति उसकी अभिरक्षा का भार लेने का इच्छुक हो। ऐसा व्यक्ति जो उपधारा 3 के अधीन किसी जंगम संपत्ति की अभिरक्षा का भार लेता है, विहित प्रपत्र में एक बंध पत्र निष्पादित करेगा और ऐसी संपत्ति का परिरक्षण और अनुरक्षण करेगा और जहाँ कहीं अपेक्षित हो उसे प्रस्तुत करेगा। सुपुर्ददार उसकी अभिरक्षा में दी गई संपत्ति की समस्त क्षति या हानि या आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दायी होगा। ऐसी क्षतियों या हानि का अवधारण उप जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा और वह सुपुर्ददार से भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किए जा सकेंगे। यदि इस धारा के अधीन स्थावर संपत्ति की कुर्की के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर बकाये की धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सकता, तो उप जिलाधिकारी भीतरीत से उसका विक्रय कर सकता है। धारा 173 व्यतिक्रमी के बैंक खाते और लाकर की कुर्की। व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते की कुर्की जहाँ तक संभव हो, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रथम अनुसूची में दिए गए आदेश 21 के नियम 46 का तथा 46 खा में अधिकथित रीत से संबंधित बैंक के शाखा के प्रभारी प्रबंधक को अनुऋणी आदेश को तामील करके की जाए और व्यतिक्रमी द्वारा किराए पर लिए गए लाकर की दशा में उसे ऐसे प्रबंधक की उपस्थिति में सील किया जाएगा जो कि तत्पश्चात उसके संघटकों की सूची की तैयारी और उसके अंततः निस्तारण के संबंध में उप जिलाधिकारी के अग्रेतर आदेशों की प्रतीक्षा करेगा। धारा 174 जोत की कुर्की। कलेक्टर किसी ऐसी भूमि की जिसके संबंध में भू राजस्व की कोई बकाया देय हो, कुर्की कर सकता है। जहाँ बकाया की धनराशि
का जिसके संबंध में उपधारा 1 के अधीन कुर्की की गई हो भुगतान कर दिया जाए, वहां ऐसी कुर्की को प्रत्याहृत समझा जाएगा। यदि बकाया की धनराशि का भुगतान ऐसी कुर्की के दिनांक से 1 मास की अवधि के भीतर न किया जाए तो कलेक्टर यथास्थिति धारा 175 या धारा 176 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है। धारा 175 जोत का पट्टा। जहां कोई भूमि धारा 174 के अधीन कुर्क की जाए, वहां कलेक्टर संहिता में किसी बात के होते हुए भी, किंतु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विहित किया जाए, ठीक आगामी जुलाई के प्रथम दिनांक से 10 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे व्यतिक्रमी से भिन्न किसी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा 1 के अधीन कोई भूमि पट्टे पर दी जाए, ऐसी भूमि पर देय संपूर्ण बकाया का भुगतान करने और पट्टे की अवधि के दौरान भू राजस्व उस दर से जो ऐसी भूमि के संबंध में उसकी कुर्की किए जाने के ठीक पूर्व व्यतिक्रमी द्वारा दे रही हो, भुगतान करने के लिए आबद्ध होगा। यदि पट्टे की अवधि में पट्टेदार पट्टे के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान करने में व्यतिक्रम करे और उसके बाकी अवधि तक पट्टे पर भूमि किसी अन्य व्यक्ति को न लेना हो, तो उससे ऐसी धनराशि धारा 170 में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से वसूल की जा सकती है और पट्टा भी समाप्त किया जा सकेगा। पट्टे की अवधि समाप्त होने पर भू संबद्ध खातेदार को ऐसी भूमि के संबंध में राजस्व की किसी बकाया के लिए राज्य सरकार की ओर से किसी भी दावे से मुक्त वापस कर दी जाएगी। धारा 176 जोत की बिक्री। जहां कोई उपयुक्त व्यक्ति धारा 174 के अधीन कुर्क की गई भूमि को पट्टे पर लेने के लिए तैयार न हो, या जहां किसी ऐसी भूमि का पट्टा धारा 175 के अधीन समाप्त किया जाता है, वहां कलेक्टर ऐसी संपूर्ण भूमि या उस भाग को विहित रीत से बेच सकता है और धारा 200 के अनुसार विक्रय आगम का प्रयोग कर सकता है। कलेक्टर उपधारा 1 के अधीन भूमि की प्रत्येक बिक्री की रिपोर्ट राजस्व परिषद को करेगा। धारा 177 अन्य स्थावर संपत्ति की कुर्की और बिक्री। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी कलेक्टर भू राजस्व की किसी बकाया को ऐसे व्यतिक्रमी की किसी अन्य स्थावर संपत्ति में व्यतिक्रमी के हित की कुर्की और बिक्री करके वसूली कर सकता है, परंतु यह कि किसी कृषक का मकान या अन्य भवन और उससे एकदम संलग्न भूमि जो उसके द्वारा अध्यासित हो, इस धारा के अधीन कुर्की से मुक्त होगा। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनार्थ कृषक का वही अर्थ होगा जो उसे धारा 172 में दिया गया है। धारा 178 रिसीवर की नियुक्ति। जहां किसी व्यतिक्रमी से भू राजस्व की कोई बकाया देय हो, वहां कलेक्टर आदेश द्वारा व्यतिक्रमी की किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे रिसीवर नियुक्ति कर सकता है। किसी व्यक्ति को संपत्ति के कब्जे या उसकी अभिरक्षा में हटा सकता है
और उस भूमि को रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबंध में दे सकता है। रिसीवर को वाद प्रस्तुत करने और उनका प्रतिवाद करने, संपत्ति की वसूली, प्रबंध, संरक्षण, परिरक्षण और सुधार करने, उसका लगान और लाभ का संग्रह करने, ऐसे लगान और लाभ का उपयोग और निस्तारण करने और दस्तावेजों का निष्पादन करने की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान कर सकता है जो ऐसे व्यतिक्रमी के पास हों, या उनमें से ऐसी किन्हीं शक्तियों को प्रदान कर सकता है जिसे कलेक्टर उचित समझे। इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार व्यतिक्रमी को न हो, संपत्ति के कब्जे या अभिरक्षा से हटाने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृत नहीं करेगी। कलेक्टर समय समय पर रिसीवर की नियुक्ति की कालावधि बढ़ा सकता है। उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि व्यतिक्रमी को कारण बताने का नोटिस न दे दिया जाए और ऐसे अभ्यावेदन पर जो ऐसे नोटिस के प्रत्युत्तर में कलेक्टर द्वारा प्राप्त हो, विचार न कर लिया जाए। परंतु उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन कोई अंतरिम आदेश ऐसी सूचना के जारी किए जाने के पहले या बाद में किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु अग्रेतर यह कि जहां ऐसी सूचना जारी किए जाने के पूर्व कोई अंतरिम आदेश किया जाता है, तो अंतरिम आदेश के दिनांक से 2 सप्ताह के भीतर कोई सूचना जारी न किए जाने पर ऐसा आदेश निरस्त हो जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रथम अनुसूची में दिए गए आदेश 40 के नियम 2 से 4 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर के संबंध में लागू होंगे। रिसीवर कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए कार्य करेगा और ऐसी सूचना विवरणी या विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसे कलेक्टर उचित समझे। कलेक्टर लिखित आदेश से और कोई कारण बताए बिना किसी रिसीवर को ऐसे रिसीवर का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व हटा सकता है और उसके स्थान पर कोई अन्य रिसीवर नियुक्त कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अदक्षता, घोर उपेक्षा, जानबूझकर व्यतिक्रम, अवज्ञा, अवचार, गंभीर लोप या किसी संपत्ति के दुर्विनियोग के आधार पर किसी रिसीवर का बना रहना वांछनीय या समीचीन न होगा। इस धारा के अधीन रिसीवर के पद से हटाया गया व्यक्ति हटाए जाने के कारण किसी क्षतिपूर्ति या प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा। कलेक्टर को रिसीवर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह अवधारण करने की रिसीवर के जानबूझकर व्यतिक्रम करने, औपचार या उसकी घोर उपेक्षा से या किसी दुर्विनियोग के कारण क्या और कितनी हानि यदि कोई हो हुई है और रिसीवर से हानि की धनराशि भू राजस्व की बकाया की तरह वसूल करने की शक्ति होगी। संपत्ति का लगान, लाभ या उससे प्राप्त कोई अन्य आय, प्रबंध व्यय को जिसमें रिसीवर का पारिश्रमिक भी सम्मिलित है, चुकता करने के पश्चात बकाया को चुकता करने में समायोजित किया जाएगा और शेष धन यदि कोई हो व्यतिक्रमी को दे दिया जाएगा। जैसे ही उपधारा 9 के अधीन
या अन्य प्रकार से बकाया चुकता हो जाए, कलेक्टर व्यतिक्रमी को संपत्ति वापस कर देगा। धारा 179 वसूली की प्रक्रिया। इस अध्याय के अनुसार भू राजस्व अथवा भू राजस्व के बकाये की भांति वसूली योग्य अन्य देयों का संग्रह करने के प्रयोजनार्थ वसूली अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसे विहित की जाए। धारा 180 लागत और संग्रह प्रभारों की वसूली। धारा 170 से धारा 178 तक में उल्लिखित प्रक्रियाओं का व्यय, जिसमें गिरफ्तारी और निरोध का व्यय भी सम्मिलित है, ऐसा होगा जैसा विहित किया जाए। राज्य सरकार देय धनराशि के 10% से अनधिक की दर पर संग्रहण प्रभार आरोपित कर सकती है जैसा कि विहित किया जाए, परंतु कोई संग्रहण प्रभार देय नहीं होगा यदि देय धनराशि का भुगतान यथास्थित व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के पूर्व या कुर्क की गई संपत्ति की बिक्री के पूर्व कर दिया जाता है। ऐसी लागतों और संग्रहण प्रभारों को उसमें जोड़ा जा सकता है और वह भू राजस्व के बकाये की भांति उसी रीत से वसूली योग्य होगी। धारा 181 विधिक प्रतिनिधियों इत्यादि के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही। यदि इस अध्याय के अधीन बकाया की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात किसी समय व्यतिक्रमी की मृत्यु हो जाए तो व्यतिक्रमी के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाहियां प्रारंभ की जा सकेंगी या चालू रखी जा सकेंगी, मानो विधिक प्रतिनिधि स्वयं व्यतिक्रमी रहे। परंतु ऐसे विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की संपत्ति की केवल उस सीमा तक होगा जो उसके हाथ लगी है। जहां इस अध्याय के अधीन कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी द्वारा देय धनराशि के लिए प्रतिभूर हुआ हो, वहां इस अध्याय के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह स्वयं व्यतिक्रमी हो। अस्थावर संपत्तियों की कुर्की और विक्रय। धारा 182 अस्थावर संपत्ति की कुर्की। धारा 174 या धारा 177 के अधीन किसी अस्थावर संपत्ति की कुर्की या धारा 175 के अधीन किसी भूमि को पट्टे पर देने की प्रत्येक आदेशिका कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी। ऐसी प्रत्येक कुर्की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 के नियम 54 में विहित रीत से कार्यान्वित की जाएगी। धारा 183 कुर्की के विरुद्ध आपत्ति। जहां कोई दावा इस अध्याय के अधीन कुर्क की गई किसी भूमि के संबंध में व्यतिक्रमी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा या उसके अधीन दावा कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो कलेक्टर जांच के पश्चात ऐसे दावा को समुचित सूचना के पश्चात स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, परंतु ऐसे किसी दावे को ग्रहण नहीं किया जाएगा जहां दावा किए जाने के पूर्व ही कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय किया जा चुका हो, जहां कलेक्टर का यह विचार हो कि दावे को सोच समझकर या अनावश्यक रूप से विलंबित किया गया है।
जहां कुर्की के दिनांक से 30 दिनों के पश्चात दावा प्रस्तुत किया गया है, वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन आदेश किया गया हो, आदेश के दिनांक से 60 दिनों के भीतर ऐसे अधिकार जिसका वहां कुर्क की गई संपत्ति में दावा करता है को स्थापित करने के लिए आयुक्त के यहाँ अपील प्रस्तुत कर सकता है, किंतु ऐसी अपील यदि कोई हो के परिणाम के अधीन कलेक्टर का अंतिम आदेश होगा। विक्रय की उद्घोषणा। जहां इस अध्याय के अधीन किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय किया जाना ईप्सित हो, वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सहायक कलेक्टर विहित प्रपत्र में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए आशयित विक्रय की उद्घोषणा जारी करेगा। विक्रय किए जाने हेतु ईप्सित संपत्ति का विवरण। ऐसी संपत्ति का अनुमानित मूल्य, रक्षित मूल्य और सर्किल रेट, तन्निमित्त संदेह भू राजस्व यदि कोई हो, विलंगम यदि कोई हो, बकायों की धनराशि जिसकी वसूली के लिए संपत्ति का विक्रय किया जाना ईप्सित हो, आशयित विक्रय का दिनांक, समय और स्थान, ऐसे अन्य विवरण जिन्हें कि कलेक्टर आवश्यक समझे। जहां विक्रय किए जाने हेतु ईप्सित भूमि का क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टेयर हो, वहां उपधारा 1 के अधीन एकल उद्घोषणा जारी की जा सकती है, किंतु वास्तविक विक्रय 1.26 हेक्टेयर या उससे अधिक के समूहों में किया जा ऐसे कोई विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे दिनांक जिस पर इस धारा के अधीन उद्घोषणा जारी की जाती है से 21 दिन का समय समाप्त नहीं हो जाता है। उद्घोषणा की एक प्रति व्यतिक्रमी को तामील कराई जाएगी। धारा 185 उद्घोषणा का चिपकाया जाना। धारा 184 में निर्दिष्ट विक्रय उद्घोषणा की प्रति निम्नलिखित प्रत्येक स्थान पर चिपकाई जाएगी। कलेक्टर का कार्यालय, तहसील जिसमें संपत्ति स्थित हो के तहसीलदार का कार्यालय, गांव या क्षेत्र जिसमें संपत्ति स्थित हो में कोई अन्य सार्वजनिक भवन, व्यतिक्रमी का निवास गृह। धारा 186 विक्रय कब और किसके द्वारा किया जाए। ऐसा प्रत्येक विक्रय कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। कोई विक्रय रविवार या राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए अधिसूचित अन्य अवकाश दिवस में नहीं किया जाएगा। कलेक्टर या सहायक कलेक्टर किसी पर्याप्त कारण से समय समय पर विक्रय को स्थगित कर सकते हैं। जहां किसी विक्रय को 21 दिन से अधिक अवधि के लिए स्थगित किया गया हो या फिर जहां पर क्रय धन के भुगतान में व्यतिक्रम के कारण संपत्ति का पुनः विक्रय किया जाता है, तो मूल विक्रय के लिए विहित प्रपत्र में नई उद्घोषणा निर्गत की जाएगी।
धारा 187 विक्रय को रोका जाना। यदि व्यतिक्रमी ऐसी संपत्ति जिसका विक्रय किया जाना है के संबंध में विक्रय के लिए नियत दिनांक से पूर्व किसी भी समय प्रक्रिया की लागत सहित बकाये का भुगतान कर देता है तो विक्रय को संचालित करने वाला अधिकारी ऐसे विक्रय को रोक देगा। धारा 188 बोली लगाने का निषेध। कोई अधिकारी जो ऐसे किसी विक्रय के संबंध में कोई कर्तव्य निष्पादित कर रहा है और ऐसे अधिकारी द्वारा नियोजित या अधीनस्थ कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रय की गई संपत्ति अथवा उससे संबंधित किसी हित के लिए बोली नहीं लगाएगा या उसको अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा। जहां ऐसी धनराशि तक जिसके लिए विक्रय का आदेश दिया गया हो कोई बोली नहीं लगाई गई है तो कलेक्टर ऐसी धनराशि के अवशेष तक की बोली लगाने के लिए आदेश दे सकता है। धारा 189 क्रेता द्वारा राशि का जमा किया जाना और व्यतिक्रम पर पुनः विक्रय। क्रेता घोषित किए गए व्यक्ति से उसकी बोली की धनराशि का 25% तुरंत जमा करने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसी धनराशि जमा करने में व्यतिक्रम होने पर संपत्ति तत्काल पुनः विक्रय कर दी जाएगी और ऐसी व्यक्ति प्रथम विक्रय में उपगत व्ययों और पुनः विक्रय पर मूल्य में होने वाली किसी कमी का दायी होगा और कलेक्टर द्वारा इससे भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जाएगा। उपधारा 1 के अधीन कोई जमा या तो नगद या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या अंशतः नगद या अंशतः ऐसे ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद डिमांड ड्राफ्ट में बैंकर्स चेक भी है। धारा 190 क्रय धन का जमा किया जाना। क्रय धन की शेष धनराशि क्रेता द्वारा विक्रय के दिनांक से 15वें दिन पर या इसके पूर्व कलेक्टर के कार्यालय में या जिला कोषागार या उप कोषागार में जमा की जाएगी और व्यतिक्रम करने पर संपत्ति को पुनः विक्रय कर दिया जाएगा। धारा 189 के अधीन जमा की गई धनराशि राज्य सरकार को संपहित हो जाएगी। धारा 191 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति द्वारा धृत भूमि का नीलामी विक्रय। जहां किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का किसी भूमि में अधिकार हक या हित इस संहिता के उपबंधों के अधीन या के अनुसार सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय किया जाता है और ऐसी जाति या जनजाति का कोई अन्य व्यक्ति ऐसी नीलामी के 30 दिन के भीतर अधिकतम बोली की धनराशि के बराबर धनराशि और क्रेता को भुगतान करने के लिए क्रय धन के 1% के बराबर की धनराशि का भुगतान करता है। तो इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी ऐसी धनराशि देने वाला व्यक्ति विक्रय के मामले में ऐसे व्यक्ति से जो ऐसी जाति या जनजाति का ना हो अधिक वरीयता पाने का हकदार होगा, परंतु यह कि यदि ऐसा जमा करने के लिए एक से अधिक व्यक्ति है तो मौके पर ही उनमें से बोली लगवाई जाएगी और अधिकतम बोली लगाने वाला
ऐसी वरीयता का हकदार होगा। परंतु यह और कि जहां पर अधिकतम बोली वाले व्यक्ति के पक्ष में इस धारा के अंतर्गत अधिमानता के कारण पुष्टि नहीं हो पाती है, वह अपने द्वारा जमा की हुई धनराशि एवं उस प्रयोजन के लिए जमा की हुई ऐसी धनराशि के 1% की धनराशि को वापस प्राप्त करने का हकदार होगा। धारा 192 बकाये को जमा करने पर विक्रय को अपास्त करने का आवेदन। कोई व्यक्ति जिसकी जोत या स्थावर संपत्ति इस अध्याय के अधीन विक्रय कर दी गई हो, विक्रय के दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय विक्रय को अपास्त करने के लिए कलेक्टर को निम्नलिखित धनराशि कलेक्टर के कार्यालय में या जिला कोषागार या उप कोषागार में जमा करके आवेदन कर सकता है। क्रेता को क्रय धन के 1% के बराबर की धनराशि का भुगतान करने के लिए और अवशेष के मध्य भुगतान करने के लिए विक्रय उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट धनराशि में से ऐसी किसी धनराशि को घटाकर जो ऐसी उद्घोषणा के दिनांक से उसी मध्य भुगतान की गई हो। विक्रय की प्रक्रियाओं की लागत जिसमें संग्रहण प्रभार भी है, यदि कोई हो। यदि उपधारा 1 के अनुसार धनराशि जमा की गई है तो कलेक्टर विक्रय को अपास्त कर देगा। जहां किसी व्यक्ति ने इस धारा के अधीन विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन किया हो, वहां वह धारा 193 के अधीन आवेदन करने या आवेदन के संबंध में आगे कार्यवाही करने का हकदार नहीं होगा। धारा 193 अनियमितता के लिए विक्रय को अपास्त करने का आवेदन। विक्रय दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय व्यतिक्रमी या नीलामी क्रेता या अन्य कोई व्यक्ति जिसका हित ऐसे विक्रय से प्रभावित हो रहा हो, ऐसे विक्रय में किसी तथ्यपरक अनियमितता या उसे प्रकाशित करने या संचालित करने में किसी त्रुटि के आधार पर उस विक्रय को अपास्त करने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकता है। उपधारा 1 के अधीन कोई भी बिक्री तब तक अपास्त नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक आयुक्त को समाधानप्रद रूप में सिद्ध नहीं कर देता कि उसे ऐसी अनियमितता या त्रुटि के कारण सारवान क्षति हुई है। राजस्व परिषद में पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। धारा 194 विक्रय की पुष्टि। यदि विक्रय के दिनांक से 30 दिन की समाप्ति पर धारा 192 या धारा 193 के अधीन कोई आवेदन नहीं किया जाता है या यदि ऐसा आवेदन किया गया हो और उसे यथास्थित आयुक्त या कलेक्टर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो, तो कलेक्टर उपधारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए विक्रय की पुष्टि कर देगा। जहां इस अध्याय के अधीन स्थावर संपत्ति के किए गए विक्रय में क्रय धनराशि 50 लाख रुपए से अधिक है या ऐसी संपत्ति के रक्षित मूल्य अथवा विक्रय उद्घोषणा में विनिर्दिष्टित बकाया की धनराशि से कम हो, तो कलेक्टर मामले को आयुक्त को रिपोर्ट करेगा जो विक्रय की पुष्टि करता है या ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह ठीक समझे। इस धारा के अधीन कलेक्टर या आयुक्त का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।
धारा 195 कलेक्टर या आयुक्त द्वारा विक्रय को अपास्त किया जाना। धारा 192, धारा 193 या धारा 194 में किसी बात के होते हुए भी यदि कलेक्टर या आयुक्त जैसी भी स्थिति हो को ऐसा विश्वास करने का कारण है इस अध्याय के अधीन हुए किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय को अपास्त किया जाना चाहिए तो नीलामी क्रेता को कारण यदि कोई है बताने की नोटिस देते हुए वह विक्रय को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों को अपास्त कर सकता है। धारा 196 कतिपय मामलों के विरुद्ध दावों का वर्जन। यदि धारा 193 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया जा सकता तो विक्रय को प्रकाशित करने या संचालित करने में अनियमितता या त्रुटि से संबंधित सभी दावे वर्जित हो जाएंगे। धारा 197 क्रय धन का प्रतिदाय। जहां धारा 192 या धारा 193 के अधीन कोई विक्रय अपास्त कर दिया जाता है, क्रेता धारा 192 में उल्लिखित मामले में व्यतिक्रमी द्वारा इस प्रयोजन के लिए जमा की गई ऐसी धनराशि के 1% के बराबर धनराशि सहित अपने क्रय धन को वापस पाने का हकदार होगा। विक्रय का प्रमाण पत्र। धारा 198 धारा 194 के अधीन किसी संपत्ति के विक्रय की पुष्टि कर दी गई हो वहां विक्रय का मूल्य निम्नलिखित क्रम में उपयोग किया जाएगा। प्रक्रिया की लागत और संग्रह प्रभारों यदि कोई हो को पूरा करने के लिए बकाया जिसकी वसूली के लिए संपत्ति का विक्रय किया गया था का भुगतान करने के लिए अतिशेष यदि कोई हो का भुगतान व्यतिक्रमी को किया जाएगा। धारा 201 अपराधिकृत अधिभोगी की सरसरी बेदखली। कोई व्यक्ति किसी भूमि का या इस अध्याय के अधीन किसी कुर्क पट्टे पर दी गई या बिक्री की गई अन्य संपत्ति का उक्त अध्याय के उपबंधों के अनुसार से अन्यथा कब्जा करता है या रखता है तो कलेक्टर द्वारा उसे सरसरी रूप से बेदखल कर दिया जाएगा एवं कलेक्टर इस हेतु ऐसा बल जैसा आवश्यक हो का उपयोग कर सकता है या करा सकता है। धारा 202 वाद का वर्जन। धारा 203 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भू राजस्व के किसी निर्धारण या संग्रह या भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि की वसूली के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी। धारा 203 वाद के पूर्व भुगतान। जब कभी भू राजस्व के बकाया की वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन कार्यवाही शुरू की जाए तो यह दावा की गई धनराशि का वसूली अधिकारी को भुगतान कर सकता है और ऐसा भुगतान किए जाने पर कार्यवाही रोक दी जाएगी और ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही शुरू की गई थी इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार भुगतान की गई धनराशि की वसूली के लिए राज्य सरकार पर वाद दायर कर सकता है। अन्य भुगतान विधिमान्य परिशोध नहीं है। धारा 204 अन्य भुगतान विधिमान्य परिशोध नहीं है। इस अध्याय के अधीन कुर्क की गई
किसी भूमि के संबंध में लगान या अन्य देयों के मध्य असामी या उसका कब्जा रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राजस्व अधिकारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी कुर्की के पश्चात किया गया कोई भुगतान विधिमान परिशोध न होगा। धारा 205 अध्याय का लागू होना। इस अध्याय के उपबंध भू राजस्व के सभी बकाये और इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व अथवा पश्चात देय हुई भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य अन्य धनराशि पर लागू होंगे।